हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। DSSS का पेपर कर रहे थे हम। पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। और अगर आपको नोट्स या PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 तक हमने उसमें कर लिए थे। 31 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। Choose the correct statement. Foreign direct investment is an investment where the foreign party retains control over the investment. Portfolio investment is an investment where the foreign party does not seek control over the investment. GDR is a convertible bond or FCCB cannot be converted into GDR. देखो वैसे तो इसमें आंसर टिकी है। ये क्या टर्म्स है वो देख लेते हैं हम। देखो अगर आपको फुल फॉर्म पता ना, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। FCCB क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। देखो नाम में क्या है? कन्वर्टेबल है। और कौन सी करेंसी यूज होगी? फॉरेन करेंसी। देखो तो इजीली हो सकता है FCCB कैन नॉट बी कन्वर्टेड, नहीं भी इसके नाम में ही क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल तो होता है। उसके बाद किसमें ये इशू होता है? FC मीन्स फॉरेन करेंसी। यानी कि जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है? हमारी रुपीज। तो रुपीज में नहीं इशू होगा ये, ठीक है। फॉरेन करेंसी में ये इशू होगा, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो किसमें इशू होगा? करेंसी डिफरेंट देन द इशूअर डोमेस्टिक करेंसी। जो डोमेस्टिक करेंसी नहीं होगी उसमें ये इशू होगा। मनी बीइंग रेज्ड बाय द इशूइंग कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या है? किसी इंडिया की किसी कंपनी को पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी में चाहिए, तो FCCB के थ्रू लिया जा सकता है। उसके बाद देखो GDR इज ए कन्वर्टेबल बॉन्ड। GDR क्या है? देखो GDR की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ऐसे ADR भी होता है, ADR भी होता है, सेम ही होता है, बस फर्क क्या है? वो ADR है तो अमेरिका में ही होगा, ऐसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? जैसे पैसा चाहिए, सपोज किसी इंडिया की कंपनी को पैसा चाहिए बाहर, फॉरेन कंपनी से वो बाहर से पैसा लेना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? GDR के थ्रू पैसा ले सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह, वो क्या करते हैं? इक्विटी शेयर्स में इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन ए फॉरेन कंट्री GDR के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं इशू होगा तो GDR के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो FPI करते हैं और FDI, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। FPI और दो वर्ड हैं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ठीक है। शेयर्स में और डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो। FDI में भी आप इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो FPI होता है वो लेस देन 10% होगा, और जो FDI होगा, FPI लेस देन 10% है, इसमें कंट्रोल नहीं मिलेगा, कंट्रोल नहीं मिलता इसमें। जो FDI होगा वो 10% या ग्रेटर देन 10% होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें FDI और FPI में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल, इसमें कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। Which of the following terms refers to the number of individual a manager can effectively supervise? उस टर्म को क्या कहते हैं जिसपे एक मैनेजर जो है, सपोज ये एक मैनेजर है, ये कितने पर्सन पे कंट्रोल कर सकता है, कितने पर्सन पे ये कंट्रोल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि एक मैनेजर कितने पर्सन पे कंट्रोल कर सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। 6-7 पे भी कर सकता है कंट्रोल। और अगर ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, अगर इनका सुपरवाइजर बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, तो ज़्यादा पर्सन पे कंट्रोल कर पाएगा। वर्कर्स बहुत टैलेंटेड है तो भी ज़्यादा पर्सन पे कंट्रोल। वर्कर्स बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, काम भी नहीं करते, बार बार गाइड करना पड़ता है, तो कम पर्सन पे कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नाम है ग्रेकुनाज का, स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है ग्रेकुनाज। तो ये थोड़ा आप देख लेना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज ए बैंक रेट क्या होती है? देखो बैंक रेट क्या है? जब पैसा चाहिए होता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, जैसे SBI को पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए तो हमें पैसा चाहिए, हम किसके पास जाते हैं? मम्मी पापा के पास। SBI को पैसा चाहिए, SBI कहाँ जाएगा भी? अपने पापा के पास। वो RBI के पास जाएगा, ठीक है, RBI के पास जाएगा, तो RBI उससे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। द बैंक रेट क्या होती है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट होती है जो चार्ज बाय RBI ऑन द लोन टू कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है RBI, तो उससे क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। A document issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the central government for meeting its temporary deficit and financing the expenditure is known as, देखो, a document issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the central government।
सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन ट्रेजरी बिल। ये मैं डिटेल में वीडियो करवा चुकी हूँ। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के नाम से है, आप उसमें देख सकते हैं, सारा करवाया है मैंने। ये फर्स्ट लाइन ही यही थी कि आरबीआई इशू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, वो मनी मार्केट में आएंगे। जो लॉन्ग टर्म होंगे वो किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म वो आएंगे कैपिटल मार्केट में। किसमें? कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें कौन से आते हैं मनी मार्केट में? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो डाल रखी है डिटेल में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, वहां से देख लेना। उसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम unscrupulous and unethical practices by business people, the Indian government from time to time has enacted different laws बनाए हैं। Which one of the following act does not come under the list? That list कौन सा उस लिस्ट में नहीं आता? देखो अनएथिकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट ने डिफरेंट एक्ट बनाए गए हैं, कौन सा नहीं आता है उसमें? कौन सा नहीं आता था? स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर एक्ट। देखो एक तो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, ड्रग, कॉस्मेटिक और सेल ऑफ गुड्स। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है? ये ठीक दिया हुआ है, 1940 है एक्ट है ये। इसमें क्या है? रेगुलेट करता है जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना फॉरेन कंट्री से, जो ड्रग्स मेडिसिन वगैरह आ रही हैं या कॉस्मेटिक आ रहे हैं, वो उसके लिए एक्ट बनाया गया है कि जो वो है एक क्वालिटी की हो। ठीक है, जब कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ला रहे हो, ऐसा नहीं हो कि कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट इतनी लो क्वालिटी का हो कि फेस पे यूज करते ही रैशेस वगैरह या स्किन पे इम्पैक्ट पड़ जाए। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया। इसका एक्ट का मेन ही काम क्या है? जो सेफ्टी होनी, सेफ हो, जो चीजें बाहर से आ रही हैं जैसे कॉस्मेटिक वगैरह या ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह आ रही हैं, वो क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। ठीक है, सेफ होनी चाहिए वो। उसके बाद है इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट है। देखो ये भी क्या करता है? स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट है ये सर्टिफिकेट देगा स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो गुड्स हैं, स्टैंडर्ड सेट है। जो सेल ऑफ गुड एक्ट है ये भी सही है, 1930। इससे पहले ये सेल ऑफ गुड के किसमें थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। इसकी टर्म्स कंडीशंस सेक्शंस इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे 1872 में। बाद में वहां से निकाल लिए गए, इसका अलग से एक्ट बना दिया गया। अब इसमें देखो माइनर सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड ऑफ यहाँ पे परचेजिंग एंड मेजर एक्ट 1956 नहीं है, यह स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। ये किसके लिए बनाया गया? नाम ही बता रहा है, वेट और मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो? देखो डाटा 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है प्राइमरी डाटा हमारे पास और एक हो सकता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड डाटा, इसको फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। ये क्या होता है? ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड, ये पहले से ही होता है। जैसे जैसे ये है तो आपको काम कर रही है, घर में है, आपको कुछ काम करना पड़ा, आपको राइस बनाने हैं, आप राइस खुद बना रहे हो, ये बना बनाया मम्मी ने बना दिया, आपको कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, सेकेंडरी डाटा बना बनाया होता है ये। तो प्राइमरी डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो। शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? क्वेश्चनेयर होते हैं, क्वेश्चन फिल कर सकते हो। जैसे मेरे को डिओड्रेंट पे रिसर्च करनी है, डीओ पे, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी और आपसे पूछ लूंगी क्वेश्चन, क्या आप डीओ यूज करते हो, कौन सी कंपनी का यूज करते हो, कितने टाइम बाद बाय करते हो। ठीक है, तो ये शेड्यूल के थ्रू आप डाटा ले सकते हो। लोकल रिपोर्ट्स के थ्रू सारे आ जाएंगे, ऑल 1 2 3। देखो ये लिखे हुए हैं, शेड्यूल से, क्वेश्चनेयर से और लोकल रिसोर्सेज से डाटा ले सकते हो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरटीपी? देखो अगर एमआरटीपी की फुल फॉर्म भी पता है ना, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, मोनोपोली की बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड और प्रैक्टिस की बात कर रहा है ये। देखो नो मोनोपोली इसीलिए बनाया गया था कि मोनोपोली नहीं हो, कि पावर जो है एक ही पर्सन जैसे के हाथ में कंसंट्रेट नहीं हो। अगर एक ही पर्सन है, उसकी मोनोपोली है, तो वो मनमाने रेट लेगा, तो सारा पैसा कंज्यूमर से ले सकता है, वो कंज्यूमर से ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करके, ठीक है, एक्सप्लोटेशन कर सकता है। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया, नो मोनोपोली हो और इकोनॉमिक जो ऑपरेशन, जो कंसंट्रेशन है पावर की, वो किसी फ्यू लोगों के हाथ में नहीं जाए, और प्रोहिबिट करता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये मैंने यूपी का क्वेश्चन करवाया था, यूपी का पेपर करवाया था, तो उसमें ये था अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। मैं ये वहाँ करवा चुकी हूँ, आप देख लेना, आप सारे पिछले पेपर जरूर देखा करिए।
तो ये सारी बातें आएंगी, ओल आएगा ABC। अब MRTP एक्ट नहीं है, अब क्या है, कंपटीशन है। MRTP खत्म हो गया, MRTP की जगह 1969 की जगह क्या आ गया, कंपटीशन एक्ट आ गया 2002। अब ये है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दो सेट में आप कंपैरिजन कर रहे हो। देखो कंपैरिजन, देखो दो होते हैं हमारे पास, एक होता है रिलेटिव मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर, और एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर। डिस्पर्जन में आपने देखा होगा, डिस्पर्जन वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट। रिलेटिव मेजर का मतलब यही है कि कंपैरिजन करेंगे, इसमें कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। ये भी यूपी वाले में पीजीटी के पेपर में मैंने ये भी करवा रखा है, उसमें भी था ये। एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड प्रेफरली यूज ऑल द आइटम, बिल्कुल ठीक बात है। देखो भाई गुड मेजर वही होता है, जैसे मेरे पास एक डाटा है 5, 10, 12 और 18, गुड मेजर वही होगा गुड जिसमें सारे डाटा को यूज किया जाएगा। अगर सभी डाटा को यूज नहीं करती, मैंने सिर्फ एक या दो डाटा को यूज कर लिया तो बाकी को यूज ही नहीं हुआ, तो वो गुड नहीं होगा। वेरिएबिलिटी इटसेल्फ मे बी समटाइम्स यूज इन डिसीजन मेकिंग। कहता है कि वेरिएबिलिटी इटसेल्फ मे बी समटाइम्स यूज इन डिसीजन मेकिंग। देखो वेरिएबिलिटी भी क्या होती है कि इसमें कितना डिफरेंस है वेरिएबिलिटी, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसको भी यूज करते हैं, ये भी ठीक है। द ओनली पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन इज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। हम इसलिए डिस्पर्जन निकालते हैं कि हम एवरेज को, हमारा एवरेज निकाला, मैंने मीन लिया, सपोज मेरा मीन सही है या नहीं है, इसके लिए मैं डिस्पर्जन यूज करूंगी। डिस्पर्जन यूज होगा स्प्रेडनेस के लिए, कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी स्कैटर्डनेस है या स्प्रेडनेस है, तो ये फॉल्स है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द टर्म कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ना 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या है, ट्रेडर पहले आया था फर्स्ट पार्ट में, ट्रेडर, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से लिया गया था, ट्रेडर। ए पर्सन हु बाय द गुड्स, ठीक है भाई, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मैं शॉप पे गई, मैं उसको क्या दूंगी, शॉपकीपर को मनी, और वो मुझे क्या देगा, गुड्स, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स आप कुछ दे रहे हो जब भी आपको कुछ मिल रहा है। ए पर्सन हु हायर्स एनी सर्विस, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में दोनों ही आएंगे कंज्यूमर में, इसमें कंज्यूमर गुड्स भी ले सकता है और कंज्यूमर सर्विस भी ले सकता है, बोथ ए एंड बी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम्स वाज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड। देखो क्लासिकल थ्योरी की बात करा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लेना, कुछ ना कुछ इसमें से फंस ही जाता है। ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सा है इसमें। देखो जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो है क्लासिकल, बिहेवियर, और इसके अलावा मॉडर्न भी हैं, ठीक है। मॉडर्न नहीं लिए मैंने, मॉडर्न स्कूल भी है हमारे। देखो बिहेवियर, इस क्लासिकल में क्या था, जो सबसे पुराने हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव किसने दिया था, हेनरी फ्योल। ब्यूरोक्रेटिक, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ कौन जुड़े हुए हैं, मैक्स वेबर, फ्योल और टेलर, ठीक है। तो इसको याद कर लो। क्लासिकल, क्लासिकल क्लास में सब, क्लास है ना क्लासिकल, क्लासिकल में क्या आ जाएगा, सब, SAB, सब से याद कर लो, याद रह जाएगा सब। बिहेवियर में क्या आते हैं, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर साइंस, ठीक है। और जो इसमें नहीं है वो सारे के सारे मॉडर्न में आ जाएंगे, जैसे कॉन्टिजेंसी अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ऑपरेशन वाली है, वो सारे किस में आ जाएंगे, मॉडर्न में आ जाएंगे। तो हमारे पास देखो सब है, SAB सब है, तो 1, 2, 3 सारे क्लासिकल है। अच्छा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी थी, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मेरे को कमेंट में बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरे को। If good growing condition increase the supply of coconut, कोकोनट की सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड हॉट वेदर इंक्रीजेस द डिमांड, भाई देखो बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, तो बेटर है क्या पियो, कोकोनट वाटर पियो, ठीक है। तो गर्मियों में क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट बोट इंक्रीज। देखो भी डिमांड इंक्रीज है, मतलब क्वांटिटी तो इंक्रीज है ही है, ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, उसके बाद प्राइस क्या, ये कह रहा है कि डिमांड क्या हो रही है, कोकोनट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज द सप्लाई, और सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो डिमांड इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो डिमांड मेरी बढ़ गई 20 से, ठीक है, सप्लाई मेरी बढ़ी सिर्फ 5 से, डिमांड 20 से बढ़ गई, ठीक है, 20 यूनिट्स की ज़्यादा हो गई, और सप्लाई सिर्फ 5 यूनिट्स की ज़्यादा हो गई। अब तो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, जो 15 लोग गैप रह गया 15 का, उनको नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपकी डिमांड जो है ग्रेटर देन है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। अगर डिमांड आपकी
कम है सप्लाई से तो वहाँ प्राइस डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वली चेंज है तो प्राइस में भी हो सकता है चेंज नहीं हो, पॉसिबिलिटी है। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है। इनसाइड ट्रेडिंग रेफर्स टू ट्रेडिंग इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ ए कंपनी बाय पर्सन्स हैविंग एक्सेस टू डैश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये देखो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जिससे प्राइस में चेंज आ सकता है, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं या प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। टू मेक ए प्राइवेट गेन्स और रिड्यूस लॉसेस। देखो ट्रेडिंग इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ ए कंपनी, इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग पता होगा आपको। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? बेस्ट इसका एग्जांपल है, मूवी बनी हुई है इस पे, वो था ना जो हर्षद मेहता की मूवी है, ठीक है, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जो हर्षद मेहता बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या करते थे, इंफॉर्मेशन ले ली कंपनी की अंदर की, इनसाइडर ट्रेडिंग करी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन लो और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जैसे भी करना है करो और गेन अर्न करो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो अनपब्लिश सोर्स होता है, किसी की आपके अंदर की कंपनी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो पब्लिश थोड़ा है, पब्लिश होगी तो फिर वो इनसाइड ट्रेडिंग होगी नहीं, अनपब्लिश्ड है वो, ठीक है। मूवी है इसका बेस्ट एग्जांपल है। डैश इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। देखो भी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, लेवल चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, चाहे वो आउटपुट से आए चाहे वो इन्वेस्टमेंट से आए, वो क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। बाकी आपको पता ही होगी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट एडिशनल बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब 2 ऑप्शन होते हैं आपने एक चूज कर लिया दूसरा छोड़ दिया, तो जो इसके लिए ये क्या बन जाएगी फिर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रीड द सेशन एंड रीजनिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट। देखो मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया था, जब मनी मार्केट का बता रही थी मैं, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, RBI, और कैपिटल मार्केट को कौन करता है, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मैंने ऊपर ही बता दिया, ये सही है। In April 1988, it set up the Discount and Finance House of India to perform the function of stabilizing the money market। बिल्कुल सही बात है। DFHI क्या है, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये RBI ने सेटअप किया था मनी मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक तरह से सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी के लिए ये बनाया गया था, ताकि जैसे किसी ने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ले लिए, उसे पैसा उसका ब्लॉक ना, उसको जब भी सेल परचेज करना है तो वो कर सकता है। एक तरह से सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था DFHI। देखो थोड़ा सा लिखा भी है इसके लिए, आप देख सकते हो। इनकॉर्पोरेटेड कब, मार्च में हुआ था, 1988 में हुआ था। ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, अप्रैल में 1988 में, ठीक है। आजकल ऐसी ना डेट्स पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि कब इसने फंक्शन स्टार्ट किया, कब ये बनाया गया, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव किस लिए बनाया गया था, ये स्मूथनिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इम्बैलेंस बाय डेवलपिंग एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। उसके बाद है चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट देखनी है हमें, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वार। क्या कह रहा है, देखो प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, हम प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, स्टेबल करके रखेंगे। अगर आप प्राइस स्टेबल कर रहे हो तो प्राइस वार होगा ही नहीं। प्राइस वार में क्या होगा, या तो इंक्रीज करते रहोगे, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। प्राइस वार में तो यही होता है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज इंक्रीज कर देगा, एक डिक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो ये चलता रहता है वार। लेकिन स्टेबलाइजेशन होंगे तो वार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। कंपनी विच प्रिवेंट टू क्रिएट ए प्रेस्टीज इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट नॉर्मली प्राइस देम हाई, बिल्कुल ठीक। देखो भाई एप्पल है, एप्पल के फोन महंगे क्यों हैं, एप्पल के जो आईफोन है वो महंगे क्यों हैं, क्योंकि प्रेस्टीज इमेज बना ली उन्होंने, कस्टमर के माइंड में उन्होंने इमेज सेट कर रखी है कि प्रेस्टीज इमेज, ठीक है, तो अपने रेट हाई लेते हैं वो, ये भी ठीक है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। देखो मेरी सेल बढ़ गई भाई, ठीक है, मैंने अपने देखो मैंने प्राइस को तो कम नहीं किया, प्राइस उतने ही थे और मेरी सेल बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो मेरे को बेनिफिट होगा। लेकिन मैं सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने अपने प्राइस को कट कर दिया, तो मेरे को बेनिफिट नहीं भी हो सकता। तो दोनों बातें हो सकती हैं, तो जो ये है इनकरेक्ट ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग इज गवर्न्ड बाय इंटरनल फैक्टर ऑफ द कंपनी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक भाई। देखो इंटरनल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, आपके एम्प्लॉयज कहते हैं नहीं जी हमें तो बहुत ज़्यादा दीजिए सैलरी, तो प्राइस बढ़ेंगे आपके प्रोडक्ट के। इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया, तो प्राइस पे सारे इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। देखो सबसे पहले तो एटीट्यूड क्या होता है, आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड तो जरूर यूज किया होगा, और ये उस पर्सन में तो उस गर्ल में, किसी लड़की में या किसी लड़के में बड़ा एटीट्यूड है भाई, बहुत एटीट्यूड है, ये हमने वर्ड यूज किया होगा। एटीट्यूड का मतलब क्या है,
भाई वैसे अगर साइकोलॉजी की बात करें तो उसके बिलीफ, उसके इमोशन सब आ जाता है एटीट्यूड में। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एटीट्यूड क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट है आपका, किसी चीज़ के लिए आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, वो एटीट्यूड हो गया। तो एटीट्यूड आप कहाँ से, सोर्स पूछा है कहाँ से लर्न कर सकते हो, या कहाँ से सोर्स मीन्स कहाँ से आप एटीट्यूड सीख रहे हो, एटीट्यूड एक्वायर कर रहे हो, वो कहीं से भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड से भी कुछ सीख सकते हैं, एटीट्यूड का कुछ सीख सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिलेटिव, सभी से आ सकता है, वो सोसाइटी से, सभी से आ सकता है। ये सोर्स पूछा हुआ है, ठीक है। सोर्स सोशल लर्निंग हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो सकती है, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सारे इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग नहीं, ये सोशल लर्निंग सोसाइटी से आप सीख सकते हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग नहीं आएगा, ठीक है। सोशल लर्निंग और एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। देखो ये लिखा करा हुआ है शायद, ये देखो सोर्सेस क्या है एटीट्यूड के, आप डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, पीयर ग्रुप से सीख सकते हो, अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव और सोसाइटी, इन सब से क्या कर सकते हो आप एटीट्यूड को, सोर्स है एटीट्यूड के जिनसे आप एक्वायर कर सकते हो एटीट्यूड को। A strategy which is directed at producing goods and service considered unique in its industry and unique है its industry and directed at consumer who are relatively price insensitive। देखो भाई प्राइस इनसेंसिटिव का क्या मतलब है कि प्राइस कम हो या ज्यादा हो, आप किसी गुड्स को बाय कर रहे हो तो तब भी करोगे, देखो प्राइस को तब भी बाय करोगे। देखो जो एप्पल फोन ले रहे हैं, एप्पल के यूजर हैं, उसके प्राइस देखो बढ़ के ही आते हैं जो भी नया मॉडल आता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं उसको लेते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या बन गई है, लॉयल्टी बन जाती है। उनको वो प्रोडक्ट यूनिक लगता है, उनको वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या लगता है, डिफर लगता है, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, वो फिर भी लेते हैं। ये ब्रांडेड चीजों के केसेस में मोस्टली ऐसा होता है कि जिसको जिस ब्रांड की हैबिट पड़ जाती है, कुछ लोग होते हैं टी शर्ट पर्टिकुलर ब्रांड की डालेंगे तो उसके रेट बढ़ जाए ना, फिर भी वो उसी ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको वो यूनिक लगती है, उनको वो दूसरों से डिफर लगती है, इसलिए करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये है जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल था एक, जो किसने दिया था, इम्पोर्टर ने। किसने दिया था, माइकल पोर्टर ने। माइकल पोर्टर ने, पोर्टर ने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, 5 फोर्सेस मॉडल भी पोर्टर ने दिया हुआ है, डायमंड मॉडल भी पोर्टर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो पोर्टर ने दिया था, यहाँ पे था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, कैसे बेनिफिट ले सकते हो, बेनिफिट कैसे ले सकते हो, कोस्ट लीडरशिप। देखो एक एक मेरा एक मेरा अंजू का, ठीक है, ये मेरी कंपनी, एक कंपनी और है बी कंपनी। मैंने क्या किया, देखो मैं अपने आप को ये बना रही है प्रोडक्ट को 20 में, उसी प्रोडक्ट को 20 कॉस्ट आ रही है, उसी प्रोडक्ट को मैंने बनाया 18 में बना दिया, तो मैं इसे सस्ता दूंगी तो मेरी चीज बिकेगी, क्वालिटी वगैरह सब सेम है। तो आप कॉस्ट लीडरशिप मीन्स कॉस्ट पे फोकस कर सकते हो, कॉस्ट को कम करने के लिए एफर्ट कर सकते हो, या आप कॉस्ट की नहीं फोकस करते तो आप किस पे कर सकते हो, डिफरेंशिएशन। अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाओ कि वो दूसरों के प्रोडक्ट से डिफर लगे, दूसरों से डिफर लगेगा तो वो अपने आप ही क्या है, मार्केट में बिकेगा। तो फोकस आपका दो पे हो सकता है, या तो कॉस्ट पे फोकस हो सकता है, या आपका डिफरेंशिएशन में मीन्स डिफर करना, दूसरों से यूनिक चीज बनानी। डिफरेंस मीन्स यूनिक, कुछ ऐसी बढ़िया क्वालिटी, कुछ अच्छी क्वालिटी जो किसी प्रोडक्ट में नहीं हो, तो वो चीजें अपने आप क्या होती हैं, फिर बिकती हैं, या फिर कॉस्ट कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक की बात कर रहा है, ठीक है, और प्राइस इनसेंसिटिव है। देखो अगर प्राइस इनसेंसिटिव है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिफरेंशिएशन में फोकस कर सकते हो। अगर लोगों को प्राइस सेंसिटिव है, लोगों को प्राइस से फर्क पड़ता है, लोग सस्ती चीज लेना चाहते हैं, तो फिर किस पे फोकस करो, कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस करो। तो दोनों स्ट्रेटजी मिक्स यूज करती है कंपनी, डिफरेंशिएशन भी करती है, कई बार कॉस्ट, पहले डिफरेंशिएशन कर लिया फिर कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करती है। विच ऑफ दीज आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। कैपिटल इशू का मतलब है आप कैसे शेयर इशू कर सकते हो, शेयर इशू की बात करें, पैसे कैसे ले सकते हो आप। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बिड ऑफर। ये बिड नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, बिड नहीं आएगा। देखो कैसा पैसा ले सकते हो आप, ऑफर फॉर सेल से, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। राइट इशू पता है आपको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करना। पहले किसको शेयर इशू करोगे, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आपने पब्लिक को नहीं शेयर के लिए इनवाइट किया, आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को कहा कि आप हमसे शेयर ले लीजिए। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, कई बार प्रमोटर्स होते हैं, वो पहले शेयर ले लेते हैं कंपनी के, बाद में उनका मन करता है कि हम सेल कर दें, तो फिर वो कैसे सेल होते हैं, वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल। तो दोनों तरह से कैपिटल आ सकती है सिवाय बिड के। बिड आपने मूवीज में बहुत देखा होगा, जो बिड होती है वो कैपिटल इशू के लिए नहीं है। डिफाइन स्ट्रेटजी,
देखो स्ट्रेटजी सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है, एक तरह से प्लान होता है जो अपने कॉम्पिटिटर और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ये, ठीक है। प्लान है देखो, और किस लिए बनाया जाता है, बेनिफिट लेने के लिए, एनवायरनमेंट का या कॉम्पिटिटर की को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ये लॉन्ग टर्म बनती है स्ट्रेटजी। फिर इसको, इसके टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाते हैं। वट आर द स्पेशलिटी गुड्स, देखो स्पेशलिटी गुड्स क्या होती हैं, देखो गुड्स का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से हो सकता है। एक गुड्स का क्लासिफिकेशन है कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी और अनसाउट गुड्स। देखो कन्वीनियंस, नाम ही बता रहा है कन्वीनियंस, जिसके जो इजिली हम ले लेते हैं, लिटिल एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं और फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं, वो होती है कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है। कैसे, जैसे आपको चिप्स का पैकेट लेना है, आपको साबुन लेना है, कोई सोप लेना है आपको कोई, ठीक है, आपको कोई टूथपेस्ट लेनी है, जो आप यूज करते हो डेली अपनी रूटीन की लाइफ में, जो रूटीन वाली चीजें आ जाती हैं, डेली यूज करते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो, फटाफट शॉप पे गए और जल्दी से लेके आ जाते हो, जैसे, ठीक है, वो होती हैं हमारी कन्वीनियंस गुड्स। एक हो जाती है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स क्या होती हैं, देखो शॉपिंग, जैसे मैं डिजाइनर क्लॉथ वगैरह की बात करूँ, तो आप ड्रेस वगैरह लेने जाते हो स्पेशल मैरिज वगैरह के लिए, पार्टी वगैरह के लिए, आपका फ्रेंड या आपके मम्मी पापा कोई भी आपके साथ है, तो कई बार क्या होता है, दो ड्रेसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, दो ड्रेसेस हैं और उसमें आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपके साथ जो भी है आप उससे पूछोगे, देखना इन दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, जिनमें आप कंपेयर करते हो, वो होती है शॉपिंग गुड। जैसे जैसे ड्रेस वगैरह लगा दी हमने, ठीक है, वो शॉपिंग गुड जिनमें आप कंपेयर कर रहे हो। स्पेशलिटी क्या होती है, देखो स्पेशल, ये लिटिल, इसमें तो लिटिल एफर्ट लगेंगे, इसमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगेंगे, ठीक है, शॉपिंग में थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगाओगे। ये फ्रिक्वेंटली बाय करो, ये लेस फ्रिक्वेंटली बाय करोगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, जो यूनिक होता है, जो क्या होता है, यूनिक होता है, जैसे गाड़ी है, जैसे फरारी है, ठीक है, गाड़ी ले लो, फरारी ले लो, तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जिसके लिए कंज्यूमर एफर्ट भी लगाएगा और उसको वो चीज यूनिक लगती है। देखो जिसने फरारी ली उसको फरारी यूनिक लगेगी, जिसने जैगुआर ली वो सोचेगा कि जैगुआर ही बेस्ट है, उसको जैगुआर ही यूनिक लगेगी। तो ये होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अनसाउट गुड्स, अनसाउट गुड्स क्या होते हैं, जिसके बारे में या तो कंज्यूमर अवेयर नहीं है, अगर अवेयर है तो वो क्यों ले रहा है, डर के मारे ले रहा है। जैसे देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे हो गया इंश्योरेंस, जैसे कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी में आप दिखाते भी हो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि अगर आपकी लाइफ नहीं है तब भी आपको क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन सी मिल रही है, ठीक है। तो स्पेशलिटी गुड्स क्या होती हैं, परसीव्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, कॉस्टली गुड्स होती हैं ये, और ब्रांड, ब्रांड होता है स्पेशल इसका, विलिंग टू स्पेंड स्पेशल एफर्ट, और इसके लिए क्या लगाता है वो स्पेशल, स्पेशलिटी नाम ही है, स्पेशलिटी मीन स्पेशल एफर्ट लगते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर के लिए ना, इसमें कंज्यूमर लॉयल बहुत होता है, इसमें कंज्यूमर की ब्रांड के लिए लॉयल्टी भी होती है, जब तो वो फरारी को ही लेता है क्योंकि उसकी लॉयल्टी होती है। Which of the following statements about price elasticity of a demand is correct? कौन सा जो है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में सही है। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कितना प्राइस में चेंज और कितना क्वांटिटी, यही तो है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला है ना डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी क्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला है पी क्यू डेल्टा क्यू, ये ठीक फॉर्मूला है। क्वांटिटी में जो चेंज होता है डिवाइडेड बाय प्राइस में जो चेंज होता है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शॉर्ट, बिल्कुल देखो भी लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इतना शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें कंज्यूमर के पास इतना टाइम ही नहीं होता। आपके अगर कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, और उनको जल्दी जाना है, तो आपको जो भी शॉप मिलेगी आसपास फटाफट से शॉप मिली, आप कोल्ड ड्रिंक ले आए या जो भी खाने पीने का सामान आप बहुत जल्दी ले आए। अगर ये आपको एडवांस में पता चल जाए, लॉन्ग रन बहुत टाइम है, आपको पता चल जाए, तो आप जो बेस्ट शॉप होगी वहाँ पे जाओगे, स्वीट्स वगैरह ले लोगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में टाइम होता है तो डिमांड सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी में भी चेंजेस हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में इतने चेंजेस नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर सारा ही आ जाएगा फिर। Read the situation given below and classify it. A customer goes to a general merchant shop and while buying Dove shop discovers that he can get a stainless steel spoon free if she buys संतूर soap। देखो भाई, अगर शॉप पे जा रहे हो तो अगर संतूर का शॉप ले रहे हो, संतूर का, तो आपको एक चम्मच फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, आपको फ्री गिफ्ट मिलते हैं, फ्री कूपन मिलते हैं,
मेरी मम्मा ने भी एक बार ऐसे किया था, टी के साथ क्या मिल रहे थे, चम्मच फ्री मिल रहे थे, ठीक है, टी के साथ स्पून फ्री मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसी ब्रांड की टी ना वो हर मंथ वही ब्रांड की लेते आते थे, तो 10 मंथ तक ली तो 10 स्पून इकट्ठे हो गए उनके पास, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रमोशन होती है ये। हाँ तो सही है ये, नाइदर एडवर्टाइजमेंट नॉर पब्लिसिटी। ऐसे कई बार मिलता है एरियल के साथ, देखना जो सर्फ आते हैं ना, एरियल एरियल सर्फ आते हैं, उनके साथ एक बास्केट में वो बॉक्स होता है, बॉक्स में अगर 3, 5, 6 इकट्ठे होते हैं, ये मैं अभी लेके आई थी 6 बॉक्स के चक्कर में मैंने 6 पैकेट ले लिए। मैंने कहा सर्फ यूज तो होना ही है, कम से कम बॉक्स तो फ्री मिलेगा। What is known as the process of dividing the total market for a product or service into several smaller groups, such that the member of each group are similar with respect to factors that influence demand। देखो यहीं से पता लग रहा है प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल, देखो सिर्फ इतनी चीज से ही पता लग रहा है, डिवाइडिंग द टोटल मार्केट को डिवाइड करना, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, आगे चल नहीं भी पढ़ो। देखो ये मेरे पास टोटल मार्केट मैंने डिवाइड कर दी, देखो ये पर्पल, ये येलो से हैं, ये ब्लू से हैं, थोड़े थोड़े ये ऑरेंज से हैं, ठीक है। तो मेरे पास पूरी मार्केट थी, तो मैंने मार्केट को क्या किया, अलग अलग कर दिया, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। देखो अब सपोज इसमें ये किड्स है, वैसे तो सारे सेम लग रहे हैं, तो मान लो ये किड्स हैं, किड्स के लिए मैंने अलग मार्केट, जैसे किड्स को टॉयज पसंद है भाई, ठीक है, मैंने टॉयज का मैं काम कर रही हूँ तो मैं किड्स के लिए बनाऊंगी। अब जो अडल्ट एज के हैं या ओल्ड एज के हैं वो तो ना टॉयज को यूज करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबकी अलग अलग क्या होती है, रिक्वायरमेंट, नीड होती है, तो हम मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं, ठीक है। मार्केट को सेगमेंट कर दिया, फिर उसमें से जो मार्केटर है वो देखेगा कि मैं किसके लिए एफर्ट करूं या मैं किसके लिए चीज बनाऊं। जैसे मैंने अब ये कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूंगी ये, ठीक है, इनको सिलेक्ट करूंगी, और जिसको कहते हैं हम टारगेट, इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं इनके लिए क्या लगाऊंगी, एफर्ट लगाऊंगी, क्योंकि सारी मार्केट, पूरी मार्केट को कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं कस्टमर की, तो क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया मार्केट को और फिर चूज कर लिया, तो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। क्यों, उसके बाद क्या किया, सिमिलर, देखो ग्रुप्स आर सिमिलर, देखो इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया, देखो अब देखो यहाँ पे तो सारे इकट्ठे थे, देखो यहाँ सिमिलर आ गए ना, पर्पल वाले सारे सिमिल एक जैसे, यहाँ पे येलो वाले सारे एक जैसे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, लाइक ठोक देना भाई, लाइक कर देना, और जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर, एल क्या होता है, देखो पेस्टल फ्रेमवर्क, देखो स्पेलिंग देखो, PESTEL, पेस्टल ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार PESTLE ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम है। पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट, ये सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल पूछे, एल से हमारा क्या है, लीगल है। Read the assertion and reasoning and select the correct option. The channel of distribution is a network of institutions that perform a variety of interrelated and coordinated functions in the movement of goods from producer to consumer। देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, हम डिटेल में करते हैं ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगी मैं, तो आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म इंटरलेटेड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो गुड्स है, एक जगह से दूसरी जगह, मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाई तो वो तो यूज नहीं करेगा, सारी गुड्स कहाँ जाती हैं, कंज्यूमर के पास, कैसे जाएंगी, वाया ट्रांसपोर्ट, वाया मिडलमैन, ठीक है, इनकी हेल्प से जाती हैं। तो मोस्ट प्रोड्यूसर डू नॉट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर, यही कह रहा है कि मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल भी करता है, डायरेक्टली सेल कर भी सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं करता वो, ठीक है। दे मेक यूज ए वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स होलसेलर हो गया आपका, रिटेलर हो गया, जैसे मैन्युफैक्चर हो गया ये, फिर होलसेलर ये इसको देगा, होलसेलर देगा रिटेलर को, फिर रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को देगा आगे। This middleman who take title to goods to assist in transferring the title of the goods as they move from the producer to, और ये अब रिटेलर है, रिटेलर गुड्स किसको देगा, इसको, तो ओनरशिप भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको दे दिया तो ट्रांसफर होगी कंज्यूमर के पास, अल्टीमेटली ओनरशिप चलेगी। तो ये दोनों ही बातें क्या कह रहा है, सही है, दोनों ही सही है। ए पर्सनल हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर, देखो भाई ये पहले भी किसी पेपर में मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, शायद KVS में या किस में था। ए पर्सन हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट बाय देयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कुछ गलत किया तो वो रिपोर्ट दे रहा है आउटसाइडर को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इन्फॉर्मर, रिसीवर, विसल ब्लोअर, सीटी बजा दी भाई उसने, विसल ब्लोअर मीन्स बाहर सीटी बजा दी। देखो
इसमें क्या करता है, वर्कर पासिस ऑन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है, वो बाहर कर रहा है। हो सकता है वो गवर्नमेंट को बताए, हो सकता है अपने वो फ्रेंड्स को बताए, हो सकता है वो मीडिया को बताए, वो किसी को भी बता सकता है, प्राइवेट भी बता सकता है किसी को, पब्लिकली भी, गवर्नमेंट को भी, किसी को भी बता सकता है। इन दिस गाइडेंस वी कॉल दैट मेकिंग अ डिस्क्लोजर। वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है। इसको क्या कह सकते हैं, ब्लोइंग द विसल, सिटी बजा रहा है वो, ठीक है, ब्लोइंग द विसल, बात को बता रहा है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चन। सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर में हम यही तो पढ़ते हैं कि हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे स्कार्स या लिमिटेड होते हैं, जो हमारी नीड्स वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो उनको हम कैसे सेटिस्फाई करें। तो हमें इसके लिए डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सब बना, ये डिसाइड करना पड़ता है। इसमें क्या नहीं है, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, कब गुड्स बनाई जाए। ये क्वेश्चन तो ये होता है, बट ये सेंट्रल क्वेश्चन में नहीं आता, ये बाद में आएगा, ठीक है, सेंट्रल क्वेश्चन में ये नहीं आता व्हेन टू प्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव विद द मार्केटिंग कंसेप्ट दे रखे हैं, अभी मैच करना है, मार्केटिंग कंसेप्ट दे रखे हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सारे ही हैं ये, प्रोडक्ट मार्केटिंग देखो। प्रोडक्शन कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, नाम, नाम को पकड़ लो भाई, नाम में बहुत पावर है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके नाम को किसने आवाज लगा दी तो आप फटाफट से देखोगे, तो इसको भी तो देखो ना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिससे क्या होगा, लार्ज प्रोडक्शन करोगे सस्ता मिलेगा, कम कॉस्ट आएगी, कम प्राइस में सेल करोगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे हर जगह चीज अवेलेबल होगी, अपने आप कंज्यूमर बाय कर लेगा। ये मेरा नहीं, इस कंसेप्ट का मानना है, ठीक है। क्या कहते हैं ये कि ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो हर जगह अवेलेबल होगा, इनएक्सपेंसिव, सस्ता भी पड़ेगा। मास प्रोडक्शन कर दो, मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम, प्राइस कम तो कंज्यूमर अपने आप बाय करेगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट, नाम देखो प्रोडक्ट, उन्होंने कहा प्रोडक्शन करते जाओ, ये कहता है भाई प्रोडक्शन करते जाओगे, अरे क्वालिटी ही नहीं है प्रोडक्ट की, कौन बाय करेगा उसको। एक बार किसने बाय कर लिया, दूसरी बार नहीं बाय करेगा, तो क्वालिटी पे फोकस करो। इन्होंने क्या कहा, प्रोडक्ट ने क्वालिटी, प्रोडक्ट एक्सीलेंस, इनोवेशन लाओ अपने प्रोडक्ट में, अच्छी क्वालिटी की गुड्स दो, ठीक है, एक्सीलेंस लाओ, इनोवेशन लाओ। क्वेश्चन कई बार इसी से पूछ लेता है कि इनोवेटिव फीचर्स जो है कौन से मार्केटिंग कंसेप्ट में बताई जाती है, प्रोडक्ट में या प्रोडक्शन में, तो इनोवेशन, एक्सीलेंस, क्वालिटी, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात की जाती है। नेक्स्ट है सेलिंग, देखो नाम को पकड़ लो, सेलिंग, सेलिंग का मतलब बेचनी है चीज को, कैसे भी बेचो भैया, कैसे बेचोगे, एडवर्टाइजमेंट दे दनादन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, घर घर भेज दो भाई। पर्सनल सेलिंग मीन्स घर घर भेज दो लोगों को, ठीक है, जैसे एजेंट वगैरह करते भी हैं, LIC के एजेंट, ये इंश्योरेंस ले लो जी, इसमें बेनिफिट है, इसमें इतना प्रीमियम, ये वो सब। फोकस ऑन अग्रेसिव सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स को, सेलिंग मीन्स अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक को फॉलो करो। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग में जहां भी बात आ जाती है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ये कंज्यूमर की नीड्स पे, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे, कंज्यूमर की वैल्यू पे, कंज्यूमर सेंटर्ड अप्रोच है, ये सारी की सारी कंज्यूमर सेंटर्ड अप्रोच है। सोसाइटी रहेगी, सोसाइटी में क्या होता है, आप कंज्यूमर को तो देख ही रहे हो, प्लस में सोसाइटी को भी देखो। सोसाइटी को कैसे देखो, जैसे मैं बना रही हूँ व्हीकल, बना रही हूँ मैं, कार बना रही हूँ, तो मैं ऐसी कार बनाऊं जिससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो, तो सोसाइटी को भी देखो, क्योंकि पोल्यूशन फैलेगा तो सोसाइटी के लोगों के लिए हार्मफुल है ये, सोसाइटी को भी ध्यान में रखो। देखो अब इनको मैच कर लोगे आई थिंक। तो प्रोडक्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है प्रोडक्शन कंसेप्ट। लार्ज स्केल सेलिंग, सेलिंग प्रमोशनल एफर्ट कर रहा है, सेलिंग कंसेप्ट। प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर वांट, मार्केटिंग। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इंप्रूव सोसाइटी, सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल कंसेप्ट, ठीक है। आगे मैच देख लेना, मैंने आगे नहीं देखा, ये मैच आप कर लेना। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। देखो ये रट्टा मार क्वेश्चन है भाई, रट्टा मार भी नहीं, आप कितनी डेफिनेशन से आते हो, डेफिनेशन बहुत है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़े से कीवर्ड पकड़, मैं इसकी सबसे सही बात क्या होती है पहचान, देखो थोड़े से कीवर्ड पकड़ो। देखो जैसे है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें तुक्का ही है, देखो ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करी है तो ऑप्शंस में देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कैली ने बात की, रॉबिन्सन ने, स्टीफन, इसमें किसने बात करी है, तो थोड़े थोड़े कीवर्ड से ना आप तुक्का मार सकते हो, देखो ठीक है। तुक्का अगर आपने सही पकड़ा है कीवर्ड तो तुक्का ठीक भी लगेगा, नहीं तो तुक्का गलत भी लग सकता है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पूरी पूरी बुक लिखी हुई है, अभी बहुत अच्छी बेस्ट बुक है भाई, इसकी बेस्ट बुक है स्टीफन पी रॉबिन्सन की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बेस्ट बुक है, तो तुक्का लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में औरों ने भी तो बात करी है, बट ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा जहाँ आपने डेफिनेशन देखी है तो क्लियर हो सकते हैं, काफी चांस है कि आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हो।
In practice, a compound entry is not recorded when account is one account is to be debited and two or more account is to be credited. ठीक है, अभी ध्यान कई बार मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी पढ़ने में, तो उसको ना इग्नोर कर दिया करो. टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. ठीक है, और कह रहे हैं ओनली, देखो एक हमारे क्या होती है सिंपल ट्रांजैक्शन या सिंपल एंट्री कह दो, सिंपल एंट्री या सिंपल ट्रांजैक्शन. इसमें क्या होता है वन अकाउंट डेबिट और वन अकाउंट क्रेडिट होगा. वन अकाउंट डेबिट वन अकाउंट क्रेडिट. जैसे मैंने कर दिया एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक ही अकाउंट डेबिट किया और एक ही अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये मेरी सिंपल एंट्री होगी. कंपाउंड एंट्री क्या होती है ये सबको पता ही होगा, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होती है कंपाउंड. जब डेबिट तो एक किया हमने और मल्टीपल मल्टीपल डेबिट कर दिया हमने और क्रेडिट किसको करा, एक चीज को करा. यहाँ डेबिट मल्टीपल हो रहे हैं तो ये कंपाउंड एंट्री होती है. ठीक है, कौन सा कंपाउंड एंट्री का नहीं है, तो ये डी नहीं है. ठीक है, वैसे तो देखो जब ये सिंपल एंट्री, ये कंपाउंड. एक कॉम्प्लेक्स एंट्री, अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें कॉम्प्लेक्स एंट्री या कॉम्प्लेक्स वाउचर के बारे में एनसीईआरटी ने बात कर रखी है. तो वो क्या कहता है, मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स. आपने डेबिट भी अदा कर दिया और क्रेडिट भी अदा कर दिया. ठीक है, बट मल्टीपल क्रेडिट कर दिया तो वो उसको इन्होंने कंपाउंड में ले लिया, तो ये गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई और. ठीक है, ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी यही है, तो इसको चैलेंज भी नहीं होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो चैलेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ऐसे, तो सीधा यही क्लियर हो रहा है हमारा. ठीक है, तो यही होगा क्योंकि इसको भी मल्टीपल डेबिट है तो कंपाउंड में ले सकते हो एक साइड को. तो हमारा डी आंसर ही, ये डी ही सही है क्योंकि ये सिंपल बन जाएगी एंट्री. आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना. ठीक है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ के लिए या किसी भी पीजीटी कॉमर्स के लिए. सभी के लिए वीडियो है. अभी पीजीटी कॉमर्स का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आने तो एमसीक्यू ही है. ठीक है, ये सभी के लिए है, तो आप शेयर कर सकते हो इसको. और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.